Student, today I will discuss about magnetic effect of current. Magnetic effect of current means the some topics discussed today. It means force on a moving charge in uniform magnetic field, and second, motion of charged particle in uniform magnetic field. In motion of charged particle in uniform magnetic field, we will also define when velocity and magnetic field both perpendicular, and when velocity and magnetic field both are not perpendicular, and third, direction of force in a magnetic field. It means how to calculate the direction of magnetic field in magnetic field. यानी मैग्नेटिक फोर्स की जो आपकी डायरेक्शन है, जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें जो फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन हमें कैसे कैलकुलेट करना है। उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 और सेकेंड आपका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पहले इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल बायर-सेवर्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ बायर-सेवर्ट लॉ, और इसके बाद हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। और एम्पियर सर्किटल लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम आपसे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही, ये जो हमारे टॉपिक हैं, इस टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे इन जो इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस टॉपिक पे, इस फार्मूलों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं अक्सर एग्जाम में आपके, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें, वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी फोर्स क्या है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी चार्ज, कोई मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पे फोर्स कितना वर्क कर रहा है, उस फोर्स का फार्मूला क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा, डायग्राम बना हुआ है। अगर कोई हमारे पास अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव क्यू, यानी कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और वह v वेलोसिटी से p पॉइंट के अराउंड इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जो उस पे फोर्स वर्क करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए ये रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा जो ये फोर्स वर्क कर रहा है इस पार्टिकल पे, यानी अ पर्टिकुलर पार्टिकल ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q, मूविंग वेलोसिटी v at point P in a magnetic field B, then a force acting on a charge F, then magnetic field B is defined, F is equal to, क्या हो जाएगा, जो फोर्स का फार्मूला हमारे पास आएगा वो Q V into B। और ये वेक्टर साइन हम इसलिए लगा रहे हैं इस पे, क्योंकि ये फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्टिकुलर चार्ज हम प्लस क्यू लेते हैं जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और उस पर फोर्स F वर्क कर रहा है, तो उसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालें, ये तो एंगल यहां पे 90 डिग्री हमने एंगल लिया है, अगर एंगल थीटा ले लें हम, ये मान लेते हैं ये एंगल यहां पे थीटा एंगल ले लें, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम अगर देखें तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू
क्यू वी बी साइन थीटा। यानी अगर मैग्नीट्यूड हम ले लें इसका तो जो फार्मूला आएगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। अब ये मैक्सिमम फोर्स कब होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, इस थीटा पे डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू साइन की कब होती है, 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पे मैक्सिमम फोर्स वर्क करेगा, यानी क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स वर्क करेगा जब थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो मैक्सिमम, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो उस पार्टिकल पे जो चार्ज प्लस क्यू है उस पे जो फोर्स वर्क करेगा वो मैक्सिमम फोर्स वर्क करेगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, वो था हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा जो हमारा सेकेंड है, इसका सेकेंड जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जरा देखिए, जो सेकेंड है, ये तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था आज का उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया जो है। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिए, सेकेंड आपका क्या है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस हेडिंग से ही हमको ये लग रहा है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो कैसा मोशन करेगा और वो किस सर्कुलर पाथ, कितनी रेडियस की सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी भी लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डी देन मूव इन अ सर्कुलर पाथ। यानी जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है यहां पे, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज जैसे ही रखेंगे तो वो सर्कुलर पाथ पे जो है मूव करेगा। यानी इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब यहां पे जब आएगा ये इस पे फोर्स वर्क करेगा, इस v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा, ये फोर्स वर्क कर रहा होगा। और जब ये यहां पे पॉइंट पे होगा यहां पे, तब भी इस पे फोर्स F वर्क कर रहा होगा, ये v वेलोसिटी होगी। यहां पे जब होगा तो ये F फोर्स वर्क कर रहा होगा और ये आपकी वेलोसिटी वर्क कर रही होगी। और इसके बाद यहां पे जब होगा तब भी इस पे फोर्स वर्क कर रहा होगा और ये वेलोसिटी वर्क कर रही होगी। और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और वेलोसिटी, इसलिए यहां पे हम वेक्टर साइन से शो करेंगे। अब जरा देखिए, ये जो साइन हमने मैग्नेटिक फील्ड के बनाए हैं ये क्रॉस साइन दिखा देंगे। ये जो क्रॉस साइन का मतलब ये होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर प्लेन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। यानी जो क्रॉस साइन है ये शो कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन इनवर्ड। और अगर प्लस साइन से पॉइंट से हम लोग, जैसे ये साइन जो है ये साइन ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और ये साइन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन, जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाई गई है क्या, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन दिखाई गई है। अब देखिए जरा, अब यहां पे देखिए दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सर्कुलर पाथ को परफॉर्म कर रहा है। तो अब यहां पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो फोर्स हम पहले ही कैलकुलेट कर दिए हैं, ये वाला जो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज होता है तो उसमें फोर्स वर्क करता है, कितना फोर्स वर्क करता है वो अभी हमने आपसे कैलकुलेट करके दे दिया। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ को परफॉर्म कर दे रहा है, सर्कुलर पाथ को, तो इसका मतलब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क करेगा। अब
यही दोनों हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी थ्योरी आप लिख सकते हैं कि कंसीडर पार्टिकल क्यू प्लस क्यू प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच द डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन इन एंड force or centripetal force work on a particle, then according to the first point क्या हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू क्यू वी बी। इस पे तो ये आपका फोर्स वर्क करेगा, और दूसरा यही इक्वल फोर्स क्या वर्क करेगा, इस पे सेंटीपिटल फोर्स वर्क करेगा, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक ये फोर्स वर्क कर रहा है और एक ये फोर्स वर्क कर रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। भाई अगर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से हम जो ये वैल्यू आई हुई है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी पार्टिकल जो है, अगर किसी पर जो चार्ज पार्टिकल है, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वो सर्कुलर पाथ को कवर कर ले, सर्कुलर पाथ को परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस का फार्मूला हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से v और v कैंसिल कर दीजिए, तो r का जो फार्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। ये आपका जिस सर्कुलर पाथ पे ये बॉडी मूव करेगी, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस का फार्मूला, यानी कितनी रेडियस में ये 50 पार्टिकल मूव करेगा, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस चार्ज का, जो पार्टिकल चार्ज है, उसका मास गिवन हो, उसकी वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है, उस पे चार्ज कितना है गिवन हो, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो, तो हम वो जो चार्ज पार्टिकल है कितनी सर्कुलर पाथ की रेडियस पे मूव करेगा, वो चीज इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये तो आ गया हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टाइम पीरियड भी होगा, और 1 रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड हम यहां से कैसे निकालेंगे जरा, अगर हमसे ये कह दिया जाए कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर हमसे कह दिया जाए, तो कैसे हम यहां से कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। इस फार्मूले को हम यहां पे यूज करेंगे और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। यानी R इज इक्वल टू जो फार्मूला आया है एम वी अपॉन क्यू बी, इसी फार्मूले को यूज करके हम उसका टाइम पीरियड का फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। टाइम पीरियड का जो डिफिनीशन होती है वो होती है कि एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो 1 रिवोल्यूशन में, यानी टाइम इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन में कितना ये पहले ट्रेवल करेगा, ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, यानी v। ठीक, अब ये r तो यहां से हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं रेडियस, इस r की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा। यानी t इज इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू यहां से पुट करिए, एम वी अपॉन वी क्यू बी, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये फार्मूला हमारे पास आ गया जो है। ठीक है, ये टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला आ गया जरा है कि 2 पाई m अपॉन क्यू बी।
यानी हमने तीन फार्मूले कैलकुलेट कर लिए। एक, फोर्स का फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, जिस सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसकी रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। और तीसरा, जो टाइम पीरियड होगा उस पार्टिकल का, उसका फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये फार्मूला साइड में हम लिख लेते हैं क्योंकि इनको अभी हम यूज करेंगे और आगे फार्मूले कैलकुलेट करने में। तो T इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला हमारे पास आया है वो है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक, ये फार्मूले हमारे पास, दो फार्मूले निकल के आ गए। अब जब हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया तो इसका मतलब यह है कि हमें फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है 1/t। अब यहां पे देखिएगा ये 1/t। अब इस t का जो फार्मूला हमारा है ये वाला जो पुट कर दीजिए तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t की वैल्यू क्या है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये आ गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो तीन फार्मूले हमने कैलकुलेट कर लिए। कौन कौन से? एक, जिस सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसकी रेडियस का फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसका फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये सारी वैल्यू हमारे पास गिवन होंगी, वो सारी वैल्यू पुट करके हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा ये जो तीन फार्मूले ये आए हुए हैं, ये तीनों फार्मूले ये किस कंडीशन में आए हैं? इस वाली कंडीशन में जब व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, यानी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तभी हमारे ये तीन फार्मूले निकल के आएंगे। यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर पाथ आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी चार्ज पार्टिकल की। और जो सेकंड इसमें है, जो सेकंड है बी पार्ट, ये तो ए पार्ट था, जो बी पार्ट है व्हेन v इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी व्हेन v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी नहीं है तब हमें कैलकुलेट करना है इसका रेडियस का फार्मूला। और रेडियस का फार्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे? टाइम पीरियड का भी वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब रेडियस का आ जाएगा। तो अब देखिए जरा, जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी R इज इक्वल टू जो फार्मूला हमारे पास आएगा m v अपॉन क्यू बी। और ये जो फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा ये आएगा, एक परपेंडिकुलर फैक्टर होगा वेलोसिटी का और एक पैरेलल फैक्टर होगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब ये साइन थीटा पे क्या डिपेंड करेगी उस साइन थीटा पे कि कितने एंगल पे मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये रेडियस आपकी निकल आएगी जो है। अब इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि थीटा पे डिपेंड करे, टाइम पीरियड का फार्मूला हमारा सेम रहेगा। अब अगर हमें कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी जरा निकाल लीजिए। तो यहां से जरा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को जो हम लोग डिनोट करते हैं K से डिनोट करते हैं, और फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला है।
और यहां से काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास आया है, इस काइनेटिक एनर्जी में हमें वेलोसिटी यानी v की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इस फार्मूले से निकाल करके, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब यहां से v की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, यानी v इज इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन m। यहां से v की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें और ये v की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, यानी k इज इक्वल टू हाफ m, और ये v स्क्वायर है तो ये पूरा जो आपका पोर्शन है स्क्वायर हो जाएगा, यानी r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब जरा ये एक पावर और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m। यह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। यानी एक फार्मूला हमारे पास और निकल के आ गया काइनेटिक एनर्जी का, और वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आया देखिए जरा, k इज इक्वल टू क्या है, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मेरे हिसाब से जितने भी हमने फार्मूले आपसे डिस्कस किया है सारे के सारे आपके समझ में आ गए होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे चैप्टर्स के। और अगर कहीं पर भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जितने भी हम अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट प्रोवाइड कराते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में देते हैं हम, जो है अगर एक एक क्वेश्चन अगर आप उसका कर लेंगे तो ऐसा गारंटी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि असाइनमेंट में हमने एक से एक क्वेश्चन रखे हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम असाइनमेंट में आपको दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो फिजिक्स का ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ऐसी फिजिक्स से कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। और जब इतना आप कर लेंगे, इतने जो हम लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये लेक्चर वीडियो अगर एक दो बार अगर देख लेंगे तो हर एक पॉइंट हम बहुत ही तरीके से एक एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। और इसको अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो फिजिक्स में आपको न समझ में आता हो और न समझ में आए। लेकिन जितना भी हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उस पूरे मटेरियल को आपको सीरियसली लेना है, सीरियसली करना है, तभी आपको। और फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, फार्मूले भी है, मैथमेटिक्स भी यूज होती है फिजिक्स में। इसलिए क्योंकि जितना हर चीज इस फिजिक्स में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों कॉम्बिनेशन है, समझ लीजिए। बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है, फिजिक्स में कई जगह यूज है। तो ये फिजिक्स तभी आपको आएगी जब हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वो क्लियर तभी होगा जितना भी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही डीपली आपको करना है। जो लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसको देखना है, 2 बार 1 बार देखिए लेक्चर वीडियो और उसको समझिए, तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए जरा, इसी हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो एक साइक्लोट्रॉन था वो तो सिलेबस से आपके हट गया है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल साइक्लोट्रॉन के लेक्चर वीडियो लेके आऊंगा।
तो देख लीजिएगा, हालांकि वो इस बार सीबीएसई से साइक्लोट्रॉन जो है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए जरा, जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई चार्ज पार्टिकल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पे जो फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज हमें आपसे डिस्कस करना है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो उसके दो रूल बताए गए हैं। एक आपका क्या है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, और दूसरा रूल बताया गया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, अब देखिए जरा, जो फर्स्ट रूल है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, यानी जो फर्स्ट है, जो मैग्नेटिक जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। एक तो ये रूल है, और ये रूल क्या कहता है कि इस राइट हैंड को फिंगर और जो थंब है इसको स्ट्रेच करिए 90 डिग्री पे। यह आपका 90 डिग्री होना चाहिए, और जब ये स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके देखेंगे, तो ये जो आपका थंब है ये डायरेक्ट शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, ये थंब है जो, और ये जो फिंगर्स हैं ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। और ये जो पाम है इसके परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करेंगे ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। समझ रहे हैं? यानी इस तरीके से अगर आप राइट हैंड पाम रूल जो है आपका, उसमें आपको अगर फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करना, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड का अगर कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट रूल उसका ये है कि राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 है, और ये कहता है कि अगर इन फिंगर्स और थंब को राइट एंगल्स पे अगर स्ट्रेच करे, तो ये जो आपका थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट की, ये जो फिंगर्स हैं वो शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द पाम शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक, दूसरा रूल देखिए, दूसरा है आपका सेकेंड रूल जो है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जरा उसके बारे में देखिए ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जरा लेफ्ट जो आपका है इस तरीके से, यानी जो फोर फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, जो फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और जो थंब है उसको अगर 90 डिग्री पे एक दूसरे को अगर स्ट्रेच करें, ये जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और जो आपकी फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और जो थंब है, उनको अगर 90 डिग्री पे आप स्ट्रेच करें, तो ये जो आपकी है जो मिडिल फिंगर है वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो फोर फिंगर है वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं? ये जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये अगर आप इस तरीके से अगर फिंगर्स को आप, यानी ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और इस थंब को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं 90 डिग्री एक दूसरे के, तो ये जो आपकी फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ करंट की, और ये जो फोर फिंगर है वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। कोई
चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर है तो उसकी डायरेक्शन को इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जितने भी टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए, और मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स काफी कैलकुलेट करने के लिए आता है, या कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल है उसके सर्कुलर पाथ कैलकुलेट करने के लिए आता है कि उसकी रेडियस क्या होगी, या उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये सारी चीजों पे हमने आपसे डिस्कस कर लिया जो है, और मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है, क्योंकि इस जो भी हमारे इसमें टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज की जो लेक्चर वीडियो थी हमारी, आज इतना ही। फिर हम एक लेक्चर वीडियो लेके आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो लोग भी हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर वीडियो को देखते हैं, उनको देखना यह है कि अगर कोई प्रीवियस लेक्चर वीडियो छूट गई है तो उसके आगे वाली लेक्चर वीडियो समझना बहुत मुश्किल होगा। तो बेहतर यह है कि वो लेक्चर वीडियो प्रीवियस देख लें, उसके बाद जो अगली लेक्चर वीडियो, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी टॉपिक बीच में न छूटे। जैसे साइक्लोट्रॉन जो है वो इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि सिलेबस से हट गया, लेकिन उस साइक्लोट्रॉन की मैं इंडिविजुअल लेक्चर वीडियो लेके आऊंगा। और इसके बाद देखिए कुछ हमारा जो 12th क्लास में बायो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम होती है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वो भी एक इंडिविजुअल लेक्चर वीडियो लेके आऊंगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन है। लेकिन क्योंकि हमारे जो बायो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिजिक्स में कई जगह पे यूज है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो उसको मैं इंडिविजुअली एक लेक्चर वीडियो लेकर के आऊंगा कि जो इंटीग्रेशन है कैसे इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो उससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे जो प्रॉब्लम्स उनकी है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम एक न्यू लेक्चर वीडियो लेके आएंगे। आज इतना ही, थैंक यू।